हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में प्लेटो की जीवनी और प्लेटो की अध्ययन पद्धति, रचनाएं, प्लेटो के विचारों पर विभिन्न विचारकों का प्रभाव के बारे में बताया था। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक की विषय वस्तु क्या है। जैसा कि ये रिपब्लिक जो है यह प्लेटो का महानतम ग्रंथ है, या प्लेटो का, या फिर यूं कहें कि उस समय के विश्व का महानतम ग्रंथ है या महान रचना है। इस रिपब्लिक की रचना प्लेटो ने 40 वर्ष की आयु में की है। जब वह 40 वर्ष का था तब प्लेटो ने रिपब्लिक को लिखा। तो रिपब्लिक जो है वो प्लेटो के तरुणावस्था में लिखी गई है। रिपब्लिक जो है प्लेटो के संपूर्ण विचारों का दर्शन है। यह जो रिपब्लिक है यह प्लेटो के संपूर्ण दार्शनिक विचार इसमें निहित हैं। यह दार्शनिक विचारों का दर्शन है, दार्शनिक विचार। इसमें प्लेटो ने अपने समस्त विचारों को इसमें लिख दिया है, या रिपब्लिक के माध्यम से समस्त दार्शनिक विचारों को उसने अभिव्यक्त किया है। जो रिपब्लिक है यह शैली और विविधता की दृष्टि से प्लेटो का एक अनुपम ग्रंथ है। प्लेटो का एक अनुपम ग्रंथ है और आकार की दृष्टि से यह विभिन्न ग्रंथ है। यानी प्लेटो ने जितने भी ग्रंथ लिखा, सिंपोजियम, क्रीटो, मीनो, स्टेट्समैन, लाज, आकार की दृष्टि से यह बहुत बड़ा है। लेकिन जो लाज है, प्लेटो ने जो लाज लिखा है, लाज रिपब्लिक से भी बड़ा है। लाज जो है यह रिपब्लिक से भी बड़ा ग्रंथ है। लेकिन महत्व के दृष्टि से रिपब्लिक ही बहुत अधिक बड़ा है। रिपब्लिक भी लाज से भी बड़ा है, क्योंकि रिपब्लिक में प्लेटो के संपूर्ण विचारों का दर्शन मिलता है। रिपब्लिक जो है वह केवल राजनीतिक व्यवस्था का ही चित्रण नहीं करता है, बल्कि इसमें बहुत कुछ समाहित है। रिपब्लिक केवल राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण नहीं करता। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि रिपब्लिक में केवल राजनीति संबंधी बातों का विश्लेषण किया गया है या राजनीति संबंधी बातों का चिंतन किया गया है, बल्कि इस रिपब्लिक में बहुत कुछ समाहित हैं। इसका जो प्रारंभ होता है वह नैतिक शास्त्र और नैतिक दर्शन की समस्याओं से होता है। यानी कि प्लेटो नैतिक शास्त्र की समस्याओं से प्रारंभ करता है, नैतिक दर्शन की समस्याओं से प्रारंभ करता है, और इसमें नीति शास्त्र, आचार शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र इत्यादि विविध बातों का वर्णन किया गया है। विविध बातों का या विविध विषयों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? नीति शास्त्र, आचार शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, इन सभी बातों का इसमें वर्णन किया गया है। इसका दूसरा नाम है, इस पुस्तक का जो है दूसरा नाम है कंसर्निंग जस्टिस। रिपब्लिक का दूसरा नाम क्या है? कंसर्निंग जस्टिस इसका दूसरा नाम है, क्योंकि यह इसमें न्याय संबंधी बातों का वर्णन किया गया है। रिपब्लिक में न्याय का विवेचन किया गया है, मानवीय आत्मा के नैतिक गुणों का विवेचन किया गया है। अतः यह न्याय का ग्रंथ है, क्योंकि प्लेटो जो है अपने रिपब्लिक के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहता है। यह न्याय की स्थापना करना चाहता है, सामाजिक न्याय की, जिसको कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा। उसी से मैं आपको न्याय के सिद्धांतों से अवगत कराऊंगा। तो इस रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय की व्यवस्था का संपूर्ण वर्णन किया है। यानी कि संपूर्ण न्याय का वर्णन किया गया है कि न्याय को कैसे स्थापित किया जा सकता है। जैसा कि प्लेटो रिपब्लिक में राज्य के 4 तत्व बताता है। पहला है शासक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग, तीसरा है उत्पादक वर्ग और चौथा है न्याय। तो न्याय की स्थापना कैसे की जा सकती है, इसमें भी इसका भी रिपब्लिक में विवेचन किया गया है। चूँकि न्याय की स्थापना शिक्षा के द्वारा की जा सकती है, अच्छे शासक की स्थापना शिक्षा के द्वारा की जा सकती है, और नैतिक गुणों का जो विकास है वह एजुकेशन से ही संभव है। नैतिक गुणों का विकास हम शिक्षा से ही कर सकते हैं। और प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में शिक्षा का विस्तार से वर्णन किया है
क्योंकि शिक्षा सबके लिए आवश्यक है, समाज में न्याय स्थापित करने के लिए आवश्यक है, शासक वर्ग के लिए आवश्यक है, सैनिक वर्ग के लिए आवश्यक है, उत्पादक वर्ग के लिए आवश्यक है। तो इसमें शिक्षा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अतः यह शिक्षा का भी ग्रंथ है, शिक्षा का भी ग्रंथ है। जैसा कि रूसो कहता है, रूसो रिपब्लिक के बारे में लिखता है कि यह रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं, किंतु यह शिक्षा पर कभी भी लिखा जाने वाला सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रूसो क्या कहता है कि रिपब्लिक केवल राजनीति शास्त्र का ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह शिक्षा पर शिक्षा पर कभी भी लिखा जाने वाला सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो इस तरह से इस तरह से जो रिपब्लिक है यह शिक्षा का भी ग्रंथ है, यानी कि शिक्षा पर भी लिखा गया है। अब आते हैं राजनीति शास्त्र पर, यह शिक्षा पर लिखा गया है। अब आते हैं राजनीति पर, यह राजनीति पर भी लिखा गया है, क्योंकि इस पुस्तक के अंतर्गत प्लेटो ने राज्य के कार्यों का उल्लेख किया है, राज्य के स्वरूप का उल्लेख किया है, शासन प्रणालियों का उल्लेख किया है और एक शासक का वर्णन किया है, दार्शनिक शासक का वर्णन किया है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना कैसे की जा सकती है। तो इस तरह से यह राजनीति शास्त्र पर भी लिखा जाने वाला सबसे अच्छा ग्रंथ है, सबसे महान ग्रंथ है। यह रिपब्लिक जो है यह अध्यात्म शास्त्र का भी ग्रंथ है, अध्यात्म शास्त्र का भी ग्रंथ है, क्योंकि इसमें विचारों के सिद्धांतों यानी थ्योरी ऑफ आइडियाज का प्रतिपादन किया गया है। विचारों का सिद्धांत जैसे कि द्वंद्वात्मक पद्धति है, संवादात्मक पद्धति है या दार्शनिक पद्धति है। तो इस तरह से यह अध्यात्म का भी ग्रंथ है, अध्यात्म शास्त्र भी है, और इसमें ज्ञान के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सद्गुण क्या है, शिवम क्या है, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम पर इस पर प्रकाश डाला गया है कि सत्य क्या है, शिव क्या है, सुंदर क्या है, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। रिपब्लिक में मानव जीवन की समस्याओं का समग्र चिंतन करते हुए बड़े विविध और व्यापक विषयों पर विचार किया गया है। तो इस तरह से विल डूरेंट कहते हैं, विल डूरेंट का कहना है कि इसमें प्लेटो का अध्यात्म शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र और कला का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। प्लेटो ने इसमें किसका प्रतिपादन किया है? प्लेटो ने इसमें अध्यात्म शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र और कला का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसमें आधुनिक समस्याओं का उल्लेख पाते हैं। विल डूरेंट कहते हैं कि रिपब्लिक में हम आधुनिक समस्याओं का उल्लेख पाते हैं, जैसे साम्यवादी शासन व्यवस्था। वर्तमान में हम देखते हैं कि कुछ देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित है। तो इस तरह से प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था का जो प्रतिपादन है यह 347 ईसा पूर्व ही कर दिया था। यानी कि प्लेटो का जो जीवन काल आता है 427 या 28 से 347 और 348 ईसा पूर्व में आता है। तो 347 ईसा पूर्व ही उसने अपने मरने के पूर्व ही उसने साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन किया था, उसने समाजवाद का प्रतिपादन किया था, नारी स्वतंत्रता पर बल दिया था। जैसा कि प्लेटो कहता है कि नारियों को भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, नारी भी शासक वर्ग में सम्मिलित हो सकती हैं, महिलाएं या स्त्री भी शासक वर्ग में सम्मिलित हो सकती हैं। तो उसने महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिया है। गर्भ निरोध का उसने बच्चे संतानोत्पत्ति की एक आयु बताता है और कब संतानोत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, इसका भी वर्णन प्लेटो अपने रिपब्लिक में करता है। और नीत्शे द्वारा बताई गई नैतिकता और कुलीन तंत्र की समस्याओं का प्रतिपादन किया गया है। इसमें रूसो की प्राकृतिक दशा और प्रकृति की ओर लौटने का प्रतिपादन किया गया है तथा रूसो ने जो अपने ग्रंथ में इमाइल में शिक्षा का विश्लेषण किया है, तो प्लेटो ने शिक्षा का भी विश्लेषण अपने ग्रंथ रिपब्लिक में कर दिया है। इसमें फ्रायड का मनोविश्लेषण सब कुछ इसमें समाहित कर दिया गया है। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में सब कुछ समाहित किया गया है। जैसा कि बारकर कहते हैं कि रिपब्लिक मानव का पूर्ण जीवन दर्शन है, क्योंकि वह उसके समस्त विचारों और उन पर आधारित कार्यों का विवेचन करती है। इसी तरह से नेटल शिप का कहना है,
नेटलशिप। नेटलशिप का कहना है कि रिपब्लिक को केवल एक दार्शनिक रचना ही नहीं मानना चाहिए। नेटलशिप कहते हैं कि रिपब्लिक को केवल एक दार्शनिक रचना ही नहीं मानना चाहिए, वरन इसे राजनीतिक और सामाजिक सुधार की एक पुस्तक समझना चाहिए। नेटलशिप क्या कहते हैं कि रिपब्लिक को केवल एक दार्शनिक रचना नहीं समझनी चाहिए, बल्कि इसको राजनीति और सामाजिक सुधार की एक पुस्तक के रूप में भी समझा जाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो ने जो रिपब्लिक की रचना की है, इसमें बहुत कुछ समाहित है, ढेर सारे ग्रंथ समाहित हैं, ढेर सारे विषय समाहित हैं, और सभी विषयों को ध्यान में रखकर तत्कालीन समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की है। अब आइए देखते हैं कि रिपब्लिक के स्वरूप के बारे में, कि रिपब्लिक में क्या क्या दिया गया है। जैसा कि प्लेटो के पूर्व या सुकरात के पूर्व जितने भी सोफिस्ट हुआ करते थे, तो सोफिस्टों का दूसरा दर्शन था। सोफिस्ट जो है मानवीय सुखों पर बल देते थे, वह भौतिक सुखों पर बल देते थे। तो सोफिस्टों द्वारा प्रतिपादित आत्म तृप्ति के सिद्धांत को असत्य सिद्ध करने के लिए प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की, क्योंकि प्लेटो यह लोगों को बताना चाहता था केवल शारीरिक सुख ही पर्याप्त नहीं है, हमारे लिए शारीरिक सुख ही ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान इससे कुछ ऊपर है। ज्ञान शारीरिक सुख से भी परे है। वह यह कहता था, चूंकि सोफिस्ट यह कहा करते थे कि सबल का हित न्याय है, सबल का हित न्याय है, और शासक जो भी अपने लिए कुछ करता है वह न्यायपूर्ण है, शासक जो भी अपने लिए करता है वह न्यायपूर्ण है। तो इस तरह से जो सोफिस्ट होते हैं वह मनुष्यों को स्वार्थी बना देते हैं, वह लोक कल्याणकारी कार्य कम करते हैं। शासक को वह कहते हैं कि शासक जो भी करे वह सब न्यायपूर्ण है। तो प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में निरंकुश व्यक्तिवाद का विरोध किया और राज्य के जैविक स्वरूप का प्रतिपादन करता है, ऑर्गेनिक स्वरूप का प्रतिपादन करता है। ऑर्गेनिक यानी कि राज्य को वह एक जीवधारी मानता है। वह कहता है कि जिस तरह से मनुष्य है वैसे भी राज्य है, जिस प्रकार से मनुष्य ग्रोथ करते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य विकास करते हैं, वैसे भी राज्य विकास करता है। तो इस तरह से वह प्लेटो राज्य को मनुष्य के समान मानते हैं, यानी कि जीव के समान मानते हैं। प्लेटो कहता है कि एक व्यक्ति के लिए न्याय अपने उस कर्तव्य का पालन करना है। न्याय क्या है? अपने उस कर्तव्य का पालन करना है जिसके लिए उसे प्रशिक्षण देकर उसके योग्य बनाया गया है। यानी कि जो व्यक्ति जिस लायक है वह उसी अपने प्रकृति के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार कार्य करे, यही न्याय होता है। यानी कि वह कहता है कि एक व्यक्ति के लिए न्याय अपने उस कर्तव्य का पालन करना है जिसके लिए उसे प्रशिक्षण देकर योग्य बनाया गया है, तथा जिसकी पूर्ति से समाज का हित साधन होता है। तो वास्तविक रूप से व्यक्ति और राज्य में कोई संघर्ष नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति है और राज्य है, उस व्यक्ति और राज्य में कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि दोनों के हित एक ही है। यानी कि व्यक्ति यदि उन्नति करता है तो राज्य भी उन्नति करता है। दोनों में हम किसी प्रकार का संघर्ष नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से प्लेटो कहता है कि श्रेष्ठ शासक वही है जो जनहित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, तथा उसी में आनंद की अनुभूति करता है। यानी कि एक अच्छा शासक कौन है? जो जन कल्याण के लिए कार्य करता है, लोगों के लिए कार्य करता है, जनता की भलाई के लिए कार्य करता है, और जनता की भलाई के लिए अपने हितों का बलिदान कर देता है। वही एक अच्छा शासक है, वही एक अच्छा राजा है। तो इस तरह से प्लेटो ने अपने रिपब्लिक की रचना जो की है वह सोफिस्टों के सिद्धांत को झूठा साबित करने के लिए किया है। और यानी कि रचना का उद्देश्य क्या था? उसके पहला उद्देश्य होता है, प्लेटो ने जो रिपब्लिक ग्रंथ लिखा उसका उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य होता है कि सोफिस्टों के धारणा का खंडन करने के लिए, सोफिस्टों के जो सिद्धांत थे उस सिद्धांत को असत्य साबित करने के लिए। दूसरा उसका उद्देश्य था कि जो उस समय एथेंस में लॉटरी पद्धति के द्वारा शासक का चयन किया जाता था, लॉटरी पद्धति द्वारा शासक का चयन किया जाता था, और शासक के चयन करने में अयोग्य लोग सत्ता पा जाते थे, अयोग्य लोग राजा बन जाते थे,
क्योंकि योग्यता नहीं थी, कोई क्षमता नहीं थी। जो भी व्यक्ति होता था, यानी कि जिसको चुन लिया जाता था, जिसके नाम से लॉटरी निकल जाती थी, वही शासक हो जाता था। तो इस तरह से प्लेटो ये देखता है कि एथेंस में अयोग्य लोग हैं, सत्ता पर अयोग्य लोग बैठे हुए हैं, शासन का दायित्व अयोग्य लोगों के हाथ में है, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। तो ये जो लॉटरी पद्धति के द्वारा जो लॉटरी पद्धति के द्वारा चयन किया जाता था, इस लॉटरी पद्धति को वह समाप्त करने के लिए, यानी लॉटरी पद्धति को गलत साबित करने के लिए, या लॉटरी पद्धति का अंत करना था, लॉटरी पद्धति का अंत करना था, लॉटरी पद्धति की आलोचना करने के लिए ही प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना की है। प्लेटो ने कहा है कि प्रशिक्षित व्यक्ति ही शासन करने योग्य है। जो ट्रेंड व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो जानकार है, जिनके अंदर बुद्धि है, जिनके अंदर क्षमता है, जिनके अंदर योग्यता है, वही व्यक्ति शासन करने योग्य है। और इसके लिए उसने ऐसे शासन तंत्र का निर्माण किया जिसमें योग्यता और क्षमता हो, यानी कि जिस शासक में योग्यता हो और क्षमता हो, वही शासक करने योग्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्लेटो दो साधनों की बात करता है। पहला है विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण। और दूसरा जो सिद्धांत है वह है यूनिफिकेशन, विशेषीकरण, जिसको हम विशेषीकरण कहते हैं, विशेषीकरण और एकीकरण। विशेषीकरण और एकीकरण दो प्रकार के साधनों पर बल देता है। प्लेटो कहता है कि समाज में विशेषीकरण होना चाहिए, यानी कि जैसे कि डॉक्टर का काम क्या है, इलाज करना, तो उसको इलाज करना चाहिए, मिस्त्री का काम नहीं करना चाहिए। यानी कि जिसमें जिस प्रकार की प्रतिभा है, जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की प्रतिभा है, जैसी योग्यता है, उसे अपने योग्यता के अनुरूप कार्य करना चाहिए। इसके लिए प्लेटो ने समाज को तीन वर्गों में बांटा है। राज्य में समाज को तीन वर्गों में बांटा, एक शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग। प्लेटो कहता है कि समाज में तीन वर्ग हैं, राज्य में तीन वर्ग हैं। राज्य में वह तीन वर्ग हैं। राज्य में कितने वर्ग हैं? तीन वर्ग हैं राज्य में, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग का कार्य है कि वह केवल शासन का कार्य करे। सैनिक वर्ग का कार्य है वह राज्य की सुरक्षा करे और लोगों की रक्षा करे। उत्पादक वर्ग का कार्य है कि वह अधिक से अधिक उत्पादन करे, यानी कि जिसको जो कार्य सौंपे गए हैं, जो कर्तव्य सौंपे गए हैं, वह कर्तव्यों के अनुरूप ही आचरण करे। यानी कि इस तरह से वह एक विशेषीकरण का सिद्धांत अपनाता है कि किसी भी विशेष व्यक्ति को विशेष कार्य ही करने चाहिए, जिसमें जैसी योग्यता हो, जैसी क्षमता हो, उसे अपनी योग्यता और क्षमता और प्रकृति के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। दूसरा एकीकरण। प्लेटो कहता है कि जब इस राज्य में तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करने लगेंगे, तो समाज में एकता स्वयं स्थापित हो जाएगी। एकता फिर स्थापित करने की जरूरत नहीं होगी, न्याय स्थापित करने की जरूरत नहीं होगा। जब सभी लोग अपना अपना कार्य करने लगेंगे तो राज्य में एकता की स्थापना हो जाएगी, यानी कि एकीकरण की स्थापना हो जाएगी। ये तीनों लोग मिलकर राज्य का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से प्लेटो विशेषीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित करता है और एकीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। प्लेटो के रिपब्लिक लिखने का तीसरा उद्देश्य है कुशासन का अंत करना। तीसरा उद्देश्य क्या है? कुशासन का अंत करना। प्लेटो कुशासन का अंत करना चाहता था। किस प्रकार के कुशासन का? जैसा कि एथेंस में यूनान में दो राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। स्पार्टा में सैनिक शासन था और वहीं एथेंस में कभी जनतंत्री था और कभी कुलीन तंत्री शासन था। कभी जनतंत्री शासन, कभी कुलीन तंत्री शासन था। तो प्लेटो के समय कुलीन तंत्री शासन अस्तित्व में आ जाता है, जिसको हम 30 आतताइयों का शासन करते हैं। तो ये प्लेटो कुशासन का अंत करना चाहता था। कुशासन मतलब वह देखता है कि राज्य के पदों पर, सत्ता में अब भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, अज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, मूर्ख लोग बैठे हुए हैं। तो प्लेटो जो शासन में कुशासन है वो उसका अंत करना चाहता था। क्योंकि उसमें तत्कालीन यूनान
में दो वर्ग थे, शासक वर्ग और शासित वर्ग। एक ऐसा वर्ग था जो शासक करता था, दूसरा ऐसा वर्ग था जो शासित कर होता था, यानी कि जनता थी। तो दोनों में हितों को लेकर, शासक वर्ग और शासित वर्ग के हितों को लेकर संघर्ष होता था। यानी कि सत्ता हमेशा परिवर्तित होती रहती थी, हितों के रूप परिवर्तित होती रहती थी। और इसको क्रॉसमैन वर्ग संघर्ष का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? वर्ग संघर्ष का नाम देते हैं, क्रॉसमैन। तत्कालीन एथेंस के इस संरचना को वह क्रॉसमैन वर्ग संघर्ष का नाम देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो शासक वर्ग है और शासित वर्ग है, उनमें उनके हितों में संघर्ष। क्रॉसमैन ने कहा है कि जो तत्कालीन यूनान में शासक वर्ग था, शासित वर्ग था, दोनों के हितों में संघर्ष चलता रहता है। तो उन्होंने इसको वर्ग संघर्ष, एक शासक वर्ग और शासित वर्ग के बीच संघर्ष चलता रहता है, तो क्रॉसमैन ने इसको वर्ग संघर्ष का नाम दिया है। प्लेटो यह देख रहा था कि इन सब का कारण जो है अशिक्षा है। इन सब का कारण क्या है? अशिक्षा है। क्योंकि लोग शिक्षित नहीं थे, इसलिए इस प्रकार का भ्रष्टाचारी शासन पनप रहा था। तो इसका मुख्य कारण क्या था? शिक्षा का अभाव था। तो इसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव था। लेकिन उस समय जो एथेंस में जो शिक्षा थी, शिक्षा व्यवस्था होती है, वह पूर्ण रूप से परिवार के ऊपर निर्भर होती है। जहाँ स्पार्टा में शिक्षा व्यवस्था राज्य में निहित होती है, वही एथेंस में शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से परिवार के ऊपर निर्भर होती है। परिवार जो परिवार कुलीन होता था, जो धनी होता था, संपन्न होता था, वह अपने बच्चों को सोफिस्टों के द्वारा शिक्षा दिलवा पाता था, यानी कि ज्ञान दिलवा पाता था। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते थे तो वह अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते थे, यानी कि जितना धन वह शिक्षा पर करते थे उतना धन वह कमाना चाहते थे। तो इस तरह से यूनान में भ्रष्टाचार का स्वरूप पनप रहा था। शिक्षा होते हुए भी लोग ज्ञान से दूर थे। तो प्लेटो राज्य द्वारा शिक्षा और प्रशिक्षण देकर सभी बुराइयों का अंत करना चाहता था। तो प्लेटो जो यह चाहता था कि शिक्षा जो है परिवार का दायित्व न हो, वह राज्य का दायित्व हो, और राज्य द्वारा शिक्षा देकर सभी प्रकार की बुराइयों का अंत किया जा सकता है। तो प्लेटो राज्य द्वारा शिक्षा और प्रशिक्षण देकर सभी बुराइयों का अंत करना चाहता था। प्लेटो ऐसा मानता था इन सब का कारण अशिक्षा है, इसलिए सबको शिक्षा देकर, सबको प्रशिक्षण देकर हम सभी प्रकार की बुराइयों को दूर कर सकते हैं। लेकिन यह सब किसके हाथों में होना चाहिए? राज्य के हाथों में होना चाहिए। और शिक्षा के द्वारा ही सैनिक वर्ग को शिक्षित किया जा सकता है, उत्पादक वर्ग को शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही हम एक अच्छे शासक की स्थापना कर सकते हैं, यानी कि सभी बुराइयों का अंत सत्ता के द्वारा किया जाता है। तो सभी बुराइयों का अंत शासक के द्वारा किया जाता है। तो शासक को भी शिक्षित होना चाहिए, शासक को भी ज्ञानी होना चाहिए। और रिपब्लिक में उसने विभिन्न प्रकार की धारणाओं का विवेचना किया है। प्लेटो रिपब्लिक में प्रतिपादित करता है कि एक लंबी शिक्षा प्रक्रिया के दौरान ही हम अच्छे शासक का निर्माण कर सकते हैं, दार्शनिक शासक का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से रिपब्लिक में देखते हैं कि राज दर्शन का अथाह ज्ञान रिपब्लिक में समाहित है। रिपब्लिक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है, विश्लेषण किया गया है। रिपब्लिक में ही प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और शिक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, दार्शनिक राजा की अवधारणा, फिलॉसफर किंग, दार्शनिक राजा की अवधारणा का इसने प्रतिपादन किया है और आदर्श राज्य का प्रतिपादन किया है। और इसके अलावा उसने विधियों का, कानूनों का भी इसमें विवेचना किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो का जो रिपब्लिक है यह संपूर्ण दर्शन है। जैसा कि इमर्सन कहता है कि दर्शन प्लेटो है और प्लेटो दर्शन है। इमर्सन कहता है प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। इसी तरह से हजरत उमर कहते हैं, हजरत उमर का कहना है कि सब पुस्तकालयों को जला दो,
क्योंकि सब पुस्तकालयों का ज्ञान इस पुस्तक में निहित है। यानी कि इतना ज्ञान है, यानी कि जितने भी पुस्तकालय हैं सारे पुस्तकालयों का ज्ञान इस रिपब्लिक में समाहित हैं। इसलिए हजरत उमर कहते हैं कि सभी पुस्तकालयों को जला दो, अब हमें किसी पुस्तकालय की आवश्यकता नहीं है, रिपब्लिक पढ़कर ही हम ज्ञानी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो ने रिपब्लिक में विभिन्न विषयों का बृहद विवेचन किया है और यह रिपब्लिक विश्व की महानतम रचना है, यानी कि प्लेटो की महानतम रचना है। इसको हम प्लेटो की महानतम रचना कह सकते हैं, या उस समय के ईरानी शास्त्र की महानतम रचना कह सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं रिपब्लिक में जो न्याय का सिद्धांत दिया गया है, इस न्याय के सिद्धांत के बारे में आप लोगों को अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।